हम जो चीज़ें इमेजिन करते हैं, हमारे माइंड को लगता है कि ये बिल्कुल रियल हो रहा है। तो आप रोज़ ऐसा इमेजिन करो कि आपके पास फाइनेंशियल अबंडेंस है और आप जहाँ पर जाना चाहते हो, वहाँ पर हो और वहाँ पर पहुँचने से पहले आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो उस खुदा का, भगवान का, परमात्मा का, जिनमें भी आपका शुक्र अदा कर रहे हो। शुक्र की बहुत बड़ी ताकत है, जो आपके पास है, उसका शुक्र अदा कीजिए। मुझे आर माधवन आमिर खान की मूवी थ्री इडियट याद आ रही थी कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। वो जो डायलॉग उन्होंने लिया, वो लुइस हे की बुक है, यू कैन हील योर लाइफ, वहाँ से लिया है। अगर कैंसर जैसी बीमारी हो ही गई है, तो भी मैनिफेस्टेशन से या इस सोच से वो ठीक हो सकती है? अल्फा इज द ब्रिज बिटवीन बीटा एंड थीटा। टी सेल्स जो कैंसर को ईट अप करते हैं, वो सेल्स रिलीज होने शुरू होते हैं। और वो कब रिलीज होती है? जब हम धीरे धीरे बीटा से अल्फा, अल्फा से थीटा में जाएंगे। वहां पर कोई रियलिटी नहीं होती, सिर्फ जो इमेजिनेशन में चल रहा है, बॉडी उसको रियल मानने लगती है। आपने कोई सपना देखा, एकदम रात को ऐसे पेल्पिटेशन हो रही है, हार्ट बीट, स्वेटिंग, फिर लगता अरे यार, वो कहाँ गया जो अटैक कर रहा है? फिर लगता अरे नहीं यार, ये तो सपना था। लेकिन आपकी बॉडी ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही थी जैसे वो रियल में हो रहा है? कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या करवाया? विजुअलाइजेशन। कि जो चीजें आप बदलना चाह रहे हो, उनका बदला हुआ स्वरूप वो कैसे बदले और कैसे बदल रहा है, वो उसको यहां पर देखना पड़ेगा, आंखें बंद करके उसको विजुअलाइज करना पड़ेगा। मैंने विजुअलाइजेशन शुरू भी कर दिया। तो क्या ये बहुत मुश्किल काम है? क्या ये बहुत आसान काम है? और क्या इसे हर कोई कर सकता है? जब किसी व्यक्ति की खुद की चेतना उस स्तर पर होती है, तो वो टीचर को नहीं ढूंढता, टीचर उसको ढूंढ लेता है। तो जिंदगी में बड़े से बड़ा चैलेंज हो, एक चीज अपनी जिंदगी में कर करके देख लीजिए, जो है उसका शुक्र अदा करना शुरू कर दो। आपकी जिंदगी में जो नहीं भी है, वो भी आने लगेगा। इस बात का भी मैं दावा करता हूं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कुछ सोचा और वो हो गया? या कितना अच्छा हो कि हम जो सोचें वो हो जाए। सुनने में तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हाथ में कोई जादू की छड़ी आपके आ गई हो। कुछ ऐसा जो आपकी हर विश को पूरी करता चला जाए। लेकिन मैं अगर आपसे ऐसा कहूँ कि ये वाक़ई होता है कि आप सोचें और वो हो जाए। और ये जो जादू की छड़ी है, ये हम सबके पास है। उसका इस्तेमाल कैसे करना है, सिर्फ वो सीखना ज़रूरी होता है। मैनिफेस्टेशन एक ऐसा शब्द जिसे हाल ही के दिनों में आपने सुना होगा, जो ज़्यादा पॉपुलर हुआ है हाल के दिनों में। उसी के ऊपर आज पॉडकास्ट में जो आज मेरे साथ हैं, वो ऐसे शख्स हैं जो मैनिफेस्टेशन को समझते भी हैं, जानते भी हैं, उसे जीते हैं। होलिस्टिक वेलनेस कोच मेरे साथ अनुराग ऋषि जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आप। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने हैवी शब्द आप यूज कर रहे थे, मुझे नहीं पता कि मैं उनको जस्टिफाई कर भी पाऊंगा या नहीं, लेकिन थैंक यू सो मच। और पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो भी हम बात करें, आपकी ऑडियंस को एक अच्छा मैसेज दे। अब आपसे मैं सबसे पहले ये समझना चाहती हूँ कि जो हमारे जीवन में घटित हो रहा है, उससे हमारी सोच निर्धारित होती है या सोच जैसे निर्धारित होती है वो जीवन में घटित होता है? बहुत अच्छा सवाल है। जैसे अगर हम किसी चीज़ के बारे में जिस तरह के विचार रख रहे हैं, उसी तरह के विचार से वो चीज़ें उत्पन्न होने लगती हैं, और जो चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि ये प्रॉपर साइकिल है। जो चीज़ें हो रही हैं, जैसे जिस तरह के मेरे इमोशंस होंगे, उसी तरह का मेरा थॉट प्रोसेस चलेगा, उसी तरह की मेरी बॉडी फीलिंग्स जनरेट करेगी, और उसी के बेसिस पर मेरे बहुत सारे एक्शंस होंगे। अब जो मैं एक्शंस ले रहा हूँ, वही मेरा बिहेवियर बन जाएगा, रूटीन में वैसे ही मैं काम करूँगा, और जिस तरह का मेरा बिहेवियर है, मेरा फिर से थॉट प्रोसेस वैसा ही चलने लग जाएगा। तो अगर आप देखोगे, तो ये कंप्लीट साइकिल है। तो अगर मैं कहूँ कि मेरे थॉट्स मेरे एक्शंस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं, तो इट इज़ सो ट्रू, और जो मैं कर रहा हूँ, वो मेरे थॉट्स पे इम्पैक्ट डालता है, तो बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम देखें, तो ये पूरा साइकिल है। जो भी रिजल्ट्स हैं, जो भी एक्शंस हैं, जो भी बिहेवियर है, उसमें चेंज कर पाना लगभग-लगभग नामुमकिन है, क्योंकि वो बड़े ग्रॉस लेवल पे चीज़ें पहुँच चुकी होती हैं। तो अगर इस पूरे साइकिल में कहीं चेंज लाना हो, तो वो चेंज हमें उस थॉट प्रोसेस में लाना है, थिंकिंग में लाना है, इमोशंस में लाना है, फीलिंग्स में लाना है। मुझे लगता है अगर वहाँ चेंज लाएँगे, तो शायद एक्शंस में या बहुत सी चीज़ों में, ऑब्वियसली, क्योंकि वो बाय प्रोडक्ट है उस थिंकिंग का, उस बिहेवियर का, उस फील का। क्योंकि जब तैत्तिरीय उपनिषद को हम बड़े ध्यान से देखते हैं, उसमें पढ़ते हैं, पंचकोश की बात की गई, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो जो अन्नमय कोश, यानी जो ये फिजिकल बॉडी है, जो ग्रॉस स्थूल शरीर जो हमारा है, ये किसका बाय प्रोडक्ट है? हमारे प्राणमय कोश का और हमारे मनोमय कोश का। तो अगर हमको स्थूल शरीर में, यानी इस फिजिकल बॉडी में भी चेंजेस लेकर के आने हैं, तो हम अपने मन से, मनोमय कोश से और प्राणमय कोश से सोची गई चीजों से चेंजेस लेकर के आ सकते हैं। बहुत शानदार। क्या आप इसका कोई स्टेप
आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है अगर हम स्टेप वाइज सीखते हैं तो वो ज़्यादा आसान हो जाता है। क्या इसका भी कोई स्टेप होता है? तो मैं अक्सर मेरे पार्टिसिपेंट्स भी मेरे पास आते हैं, मैं उनको अक्सर एक ही चीज़ बोलता हूँ कि यू नेवर अट्रैक्ट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, यू ओनली अट्रैक्ट हू यू आर। ज़िंदगी में गलती यहाँ पर सबसे बड़ी ये हो रही है कि लोग क्या कर रहे हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ। तो चाहने से आप देखो, हम ना जो सब्जेक्ट है, हम उस पे कभी फ़ोकस नहीं करते। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? चाहना। हम और ज़्यादा चाहते ही रहेंगे। जैसे कई बार लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि सर मैं बीमार नहीं रहना चाहता। मैंने कहा सब्जेक्ट क्या हुआ? बीमारी। आप किस चीज़ के ऊपर फ़ोकस कर रहे हो? बीमारी पर। तो इसकी जगह मुझे क्या बोलना होगा? इसकी जगह मुझे सोचना होगा कि मैं स्वस्थ होना चाहता हूँ। आई वांट टू बिकम हेल्थियर, आई वांट टू बिकम हेल्दी। तो यहाँ पर भी सेम वही कॉन्सेप्ट है कि मुझे सब्जेक्ट देखना है कि क्या है। I never attract what I want in my life. I only attract who I am, who you are. अब लोग पूछते हैं सर अगर मैं हूँ ऑलरेडी तो फिर मुझे वो अट्रैक्ट करने की क्या ज़रूरत है? मैंने कहा आप यहाँ से हो जाओ। अगर आप यहाँ से हो गए तो आप समझो वो ज़िंदगी में आने लगेगा। और ये हमारे सामने, क्योंकि आज तो जैसे-जैसे साइंस, फिज़िक्स ने तरक्की करनी शुरू की, फिज़िक्स ने इवॉल्व होना शुरू हुआ। आप न्यूटन के टाइम पर देखो, न्यूटन की बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनको आइंस्टीन ने गलत साबित कर दिया। बहुत सारे ऐसे लॉज़ थे जिनको उन्होंने गलत साबित किया, और आज जब और क्वांटम फिज़िक्स इवॉल्व कर रही है तो बहुत सी चीज़ें और गलत साबित हो रही हैं। हमें पता चलता था कि जो एक एटम है, वो मैटर है। हमारी ओल्ड फिज़िक्स में, जो ओल्ड स्कूल फिज़िक्स जिसको मॉडल बोलते हैं, उसमें एटम मैटर था। न्यूटन आए, न्यूटन ने बताया नहीं, एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलते हैं। एटम के अंदर बहुत सारा खाली स्पेस है, लेकिन जो इसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ये मैटर है। आइंस्टीन आए, क्वांटम फिजिक्स आई, जब क्वांटा, क्वांटा का मतलब उस एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनके पैकेट्स, उनको जब एक्सप्लोर किया गया तो पता चला कि ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ये तो वेव है, ये तो मैटर है ही नहीं। इस कॉन्सेप्ट ने ये प्रूव किया कि जो हम बोलते हैं कि इस पूरी दुनिया में दो ही चीजें हैं, एक है जड़, एक है चेतन, एक है मैटर, एक है एनर्जी। इस क्वांटम फिजिक्स के इस मॉडल ने प्रूव किया कि एवरीथिंग इज एनर्जी। जब सब कुछ एनर्जी है तो हम किसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं? मैटर को। किससे चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं? मैटर से। तो क्यों ना हम एनर्जी को चेंज करें एनर्जी से। इसका सबसे ब्यूटीफुल स्टेप ये है कि एनर्जी क्या है? हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, प्योर एनर्जी, प्योर, जो इस यूनिवर्स के साथ लगातार कम्युनिकेट कर रही है। ये बॉडी तो इसका एक बाय प्रोडक्ट है, ये बॉडी तो एक टूल है, जिसके थ्रू हम ये सब कुछ यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ, जब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, तो देवताओं ने फूल बरसाए। ऐसा हमने बचपन में बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में, टेक्स्ट्स में पढ़ा। ऐसा क्यों हुआ होगा कि देवता, जो देवता थे, उन्होंने भी गौतम बुद्ध के एनलाइटेंड होने पे फूल बरसाए? क्योंकि उनको ये पता था कि ये जो गौतम बुद्ध हो गए हैं, ये हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ मानव शरीर मिलने के बाद ही पॉसिबल है। तो दिस बॉडी इज अ टूल, लेकिन इस टूल के पीछे जो साइंस काम कर रही है वो एनर्जी के फॉर्मेट में हमारे थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स से काम कर रही है। और आज साइंस ये प्रूव कर चुका है, आज डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया कि एवरीथिंग इज एनर्जी। बस हम एज अ मैटर, हर एक चीज को मैटर की तरह, ये हमें मैटर लग रहा है या हमें सॉलिड लग रहा है, क्यों लग रहा है? क्योंकि हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम उस लेवल पर जाकर इसको एनर्जी फॉर्म में देख सकें। लेकिन सब एनर्जी है, और जब हम एनर्जी से चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं तो ज़िंदगी में चीज़ें बदलती हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ मैटर को नहीं बदलना, मैटर से नहीं बदलना, मैटर को नहीं बदलना, हमको एनर्जी से बदलना है, एनर्जी को बदलना है। और एनर्जी क्या है? थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स। यू नेवर अट्रैक्ट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, यू ओनली अट्रैक्ट हू यू आर। अपने थॉट से, अपने इमोशन से, अपनी फीलिंग से वो हो जाओ जो चाहते हो, आप वो 100% आप वहाँ तक पहुँच जाओगे, उसको अचीव कर लो। हम जो चीज़ें इमेजिन करते हैं हमारे माइंड को लगता है कि ये बिल्कुल रियल हो रहा है। आर माइंड डजेंट नो द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। इनफैक्ट ऐसा बोला जाता है कि इमेजिनेशन में कोई इंसान डरता है तो वो रियल लाइफ में डर उतना नहीं डराता जितना इमेजिनेशन में डरा देता है। इमेजिनेशन में कोई इंसान लव की फीलिंग में जाता है तो वो इतना ज़्यादा डोपामिन, ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है जितना रियल में वो, अगर वो किसी बच्चे के साथ अपने के खेल रहा है, कोई पार्टनर के साथ है, तो वो उतना लव नहीं फील करेगा जितना इमेजिनेशन में फील कर जाएगा। बिकॉज इमेजिनेशन इज मोर विविड, मोर रियल देन रियलिटी, क्योंकि उसका कंट्रोल हमारे पास है और वो हमारे साथ ही इंटरनल सेल्फ में घटित हो रहा है। जब आप आधा घंटा विजुअलाइजेशन कर रहे हो, उस टाइम पर वो विजुअलाइजेशन सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर इंपैक्ट डाल रही है, क्योंकि ठीक 5 मिनट के अंदर अंदर हमारी ब्रेन वेव्स जो बीटा में होती हैं, विजुअलाइजेशन शुरू करते ही वो धीरे धीरे से अल्फा में शिफ्ट होने चली जाती हैं।
अल्फा ब्रेन वेव क्या है? अल्फा इज द ब्रिज बिटवीन बीटा एंड थीटा। थीटा ब्रेन वेव क्या है? एक बड़ी साइलेंट, बड़ी गहरी, बड़ी ऐसी ब्रेन वेव जिसमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड के द्वार ओपन होते हैं, दरवाजा खुलता है। एक ऐसी ब्रेन वेव जिसमें ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HGH रिलीज होता है। एक ऐसी ब्रेन वेव जिसमें हमारी बॉडी वाइट ब्लड सेल्स का एक टाइप होता है जिसको टी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, टी सेल्स जो कैंसर को ईट अप करते हैं, वो सेल्स रिलीज होने शुरू होते हैं। मतलब सब कुछ साइंटिफिकली प्रूवन है। और वो कब रिलीज होती है? जब हम धीरे धीरे बीटा से अल्फा, अल्फा से थीटा में जाएंगे। वहां पर कोई रियलिटी नहीं होती, सिर्फ जो इमेजिनेशन में चल रहा है बॉडी उसको रियल मानने लगती है। जैसे कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा, आपने कोई ड्रीम देखा, या कोई भी जो व्यूअर्स इसको देख रहे हैं वो रिलेट कर पाएंगे। आपने कोई सपना देखा, एकदम रात को ऐसे पैल्पिटेशन हो रही है, हार्ट बीट, स्वेटिंग, फिर अरे यार वो कहाँ गया जो अटैक कर रहा, फिर लगता अरे नहीं यार ये तो सपना था। लेकिन आपकी बॉडी ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही थी जैसे वो रियल में हो रहा है? पूरा बॉडी वैसे रिएक्ट कर रही है, पैल्पिटेशन हो रही है। इवन आप फील करोगे कई बार स्वेटिंग, पसीना आया होता है, AC चल रहा है लेकिन पसीना आया हुआ है। कैसे? क्योंकि योर माइंड डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। उसको पता नहीं है क्या इमेजिनेशन है और क्या रियल है। वो तो वैसे ही रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है कि जैसे ये रियल में हो रहा है। तो अगर आप वो आधा घंटा विजुअलाइजेशन करते हैं, उस आधे घंटे में आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल जाता है कि ये रियल में हो रहा है। और अगर वो रियल में हो रहा है तो उसके लिए लास्ट में ग्रैटिट्यूड पे करने में कोई हिंडरेंस नहीं आएगी। आपका माइंड, आपके टिश्यूज, आपका एक एक ऑर्गन उसको रियल मान करके वैसे हार्मोन सिक्रीट करना शुरू कर देगा। इसीलिए यूट्यूब पर बहुत से विजुअलाइजेशंस अवेलेबल हैं। हमारे इवेंट्स में लोग आते हैं, मतलब एक तो हमारा रिट्रीट होता है, 6 नाइट्स 7 डेज का रिट्रीट होता है नो दाई सेल्फ के नाम से, जहाँ पर लोग 7 दिन मेरे साथ रिजॉर्ट में, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, वहाँ पर बंद हो जाते हैं बिल्कुल। नो सिग्नल, नो नेटवर्क, नो मोबाइल फोन, नथिंग। ओह माय गॉड। और उस इवेंट का भी नाम होता है नो दाई सेल्फ, कि आप खुद को जानिए। लोग जब वहाँ पर आते हैं तो वो आश्चर्यचकित होते हैं कि कई बार वहाँ बैठे बैठे वो विजुअलाइजेशन कर रहे हैं और वो जो चाह रहे थे वो मैसेज आ रहा है। लोग अपनी बड़ी बड़ी 25-25 साल पुरानी बीमारियां 6-7 दिन में वहाँ ख़त्म करके चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम उस एनर्जी से कनेक्ट करते हैं जो हमारे अंदर सब कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए तैयार बैठी है। वो कल्प वृक्ष कहीं बाहर नहीं है, यहाँ पर है, लेकिन यहाँ से चेंज होना पड़ता है। और वहाँ पर क्या होता है? एटमॉस्फेयर मिलता है, एनवायरनमेंट मिलता है, लोग मिलते हैं, कमांड्स मिलते हैं, तो लोग हर चीज़ को अचीव कर पाते हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है कि आप कैसे यहाँ से वो हो जा रहे हो। अगर यहाँ से नहीं हुए तो जीवन में बाहर कुछ बदल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ से बदल गया, आपने बिलीव कर लिया, आपके इंटरनल सेल्फ ने ये एक्सेप्ट कर लिया, तो चीज़ें लाइफ में बदलने लगती हैं। आपकी ये बातें सुनते सुनते मुझे आर माधवन, आमिर खान की मूवी 3 इडियट याद आ रही थी कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो वो वैसे ही है, ऑल इज वेल अगर किया तो वो माइंड तक मैसेज जाएगा और ऑल इज वेल हो जाएगा। वो जो डायलॉग उन्होंने लिया वो लुइस हे की बुक है यू कैन हील योर लाइफ, वहाँ से लिया है। लुइस हे ने एक बुक लिखी। लुइस हे एक ऐसी लेडी हैं जिनको कैंसर डेवलप हो गया था और उनको ये पता चला कि उनको जो कैंसर डेवलप हुआ इसके पीछे कोई बायोलॉजिकल रीज़न नहीं थे। उसके पीछे जो रीज़न था वो बहुत सालों तक कोई उनका एक रिलेटिव था। उस रिलेटिव ने जब वो बच्ची थी तो उसके साथ कुछ गलत किया। बहुत लंबी फाइट हुई, कोर्ट में केसेस हुए सब, तो वो लुइस हे वो केस जीत गई। केस जीतने के बाद वो इंसान तो ही इज़ नाउ बिहाइंड द बार्स उस टाइम पर। लेकिन वो जब तक जेल के अंदर था, लुइस हे डरती रही कि वो बाहर आएगा फिर वैसा करेगा, बाहर आएगा फिर वैसा करेगा, बाहर आएगा फिर वैसा करेगा। और ये डर ने उनकी बॉडी में कैंसर डेवलप किया। और आज वही लेडी हैं जो हज़ारों लोगों के कैंसर्स को ठीक करती हैं। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि ये डिजीज़ मुझे कैसे डेवलप हुई, मैंने तो कुछ गलत, डॉक्टर ने बोला क्या आपके पास कुछ ऐसा रखा है जिससे आप डरती रही, फियरफुल होती रही? उसने कहा हाँ ऐसा ऐसा। उसने कहा बस उसको चेंज करो, उस इमेज को यहाँ पर बदलो। उन्होंने बदलना शुरू किया और उसकी शुरुआत सबसे पहले हुई ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। वो एफर्मेशंस देती हैं। आज यूट्यूब पर उनके बहुत से वीडियोस, एफर्मेशंस, बहुत सी ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं जिससे वो लाखों लोगों को ठीक कर उन्होंने किया है। तो मुझे लगता है वो जो डायलॉग लिया गया ऑल इज़ वेल, वो वहाँ से लिया गया और वाकई काम करता है। अगर आप ये सोच लो आप कर सकते हो तो वाकई आप कर सकते हो। और अगर आप ये सोच लो कि मेरे बस का नहीं है तो माइंड वैसा ही रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है, वैसा ही वो एक्शन लेना शुरू कर देगा जैसे आपने उसको सिग्नल दिए हैं। तो बिल्कुल सही है, ऑल इज़ वेल चचू। मूवी में भी हालांकि ऐसे लोग थे, जब आमिर खान ने ऑल इज वेल बोला तो उन्होंने कहा अरे ये तो ऐसे कह रहा है, होता नहीं है। तो वो डिपेंड करता है। 2 चीज़ मैं कनेक्ट करूंगी। पहला, आपने बोला आपका जो वेलनेस प्रोग्राम रहता है उसमें बहुत से ऐसे लोग आते हैं या आए जिनसे आप मिले जो 25-26 साल पुरानी भी जो उनकी बीमारी थी उसको भी वहाँ से ठीक करके गए इसके ज़रिए। दूसरा, आपने अभी जो एग्जाम्पल दिया कि उनको कैंसर कैसे हुआ और अब वो लोगों को जागरूक कर रही हैं कि अगर कैंसर जैसी बीमारी किसी को हो ही गई है, उसके पीछे की वजह चाहे जो हो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर कैंसर जैसी बीमारी हो ही गई है
तो भी मैनिफेस्टेशन से या इस सोच से वो ठीक हो सकती है? मैं यहाँ पर मैनिफेस्टेशन शब्द को थोड़ी देर के लिए साइड पर करना चाहूँगा। सोच से वो बिल्कुल ठीक हो सकती है, और ये मैं किसी भी ऐसे बिहाफ पर नहीं बोल रहा हूँ। आज मेडिकल साइंस भी इस चीज़ को प्रूव कर रहा है कि हमारी 90% डिजीजेज आर साइकोसोमैटिक। जो क्रॉनिक इलनेसेस हमको हो रही हैं वो साइकोसोमैटिक हैं। साइकी का मतलब ब्रेन, सोमा का मतलब बॉडी, यानी हमारे माइंड का पूरा पूरा इम्पैक्ट हमारी बॉडी पर है। माइंड एंड बॉडी आर इंटरकनेक्टेड। यहाँ पर फिर से मैं एक बुक को कोट करना चाहूँगा। बुक का नाम है एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस। राइटर है नॉर्मन कजन। उनको ऐसे ही लुइस हे की तरह एक डिजीज़ डेवलप हुई और उसको 36 पेन किलर्स लेनी पड़ती थी। उस 36 पेन किलर्स इन अ डे उस बीमारी को कॉन्कर करने के लिए। उसके डॉक्टर ने बोला, क्या आपके पास कोई पास्ट की पेनफुल मेमोरीज तो नहीं है? उसने कहा हाँ है। डॉक्टर ने कहा बस ये कारण हो सकता है कि आपको ये डिजीज। तो उसने डॉक्टर से पूछा कि अगर ये चीज़ें मुझे बीमार कर सकती हैं तो क्या ये ठीक भी कर सकती हैं? डॉक्टर वो स्केप्टिकल। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, शायद नहीं, लेकिन वो वहाँ से बाहर निकला और उसने कहा मुझे पता लग गया है, अगर, क्योंकि मेरे को याद आ गया कि क्या पेनफुल मेमोरी मेरे पास 15 साल पुरानी रखी है जिसको मैं रूमिनेट करता रहता हूँ, रोज़ डरता हूँ, रोज़ सोचता हूँ उसको। उसने मुझे ये बीमारी दी है। अगर ये मुझे बीमारी दे सकती है तो ये मुझे ठीक भी कर सकती है। उसने अपने दोस्त को लिया, उनका एक दोस्त था, और उन दोनों ने क्या किया, उन्होंने उस ज़माने में ना VCR VCP होते थे, मतलब कैसेट प्लेयर होते थे जिसमें कैसेट्स डलती थी। तो उसने चार्ली चैपलिन और लॉरेल एंड हार्डी की टेप्स अरेंज की और वो टेप्स लगाता लॉरेल एंड हार्डी और चार्ली चैपलिन की और पूरा दिन हंसता। बुक में लगभग 25-30 पेज के बाद उसने लिखा है कि मैं 10 पेन किलर्स, मतलब सॉरी, एक पेन किलर लेता था तो मुझे 20 मिनट्स की स्लीप आती थी। जब मैं 20 मिनट्स का इंटेंस बेली लाफ्टर करता था तो 2 घंटे बिना दर्द के सोता था, बिना दवाई के। मेरी हंसी मेरे लिए हीलर बन जाती थी। एंड विद इन 6 मंथ्स उसकी बीमारी, जब वो वापस आया, उसने डॉक्टर के पास गया, स्कैन करवाया, देयर वाज नो डिजीज, वो रिकवर कर चुका था। यहाँ से फिर से मैं आपके व्यूअर्स को एक मैसेज देना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि लोग आते हैं 25-25 साल पुरानी चीज़ ठीक कर जाते हैं, इसमें सबसे बड़ा रोल होता है उनके अपने बिलीफ का। प्लेसिबो आज हर दुनिया जानती है और मेडिकल साइंस किसी भी चीज़ को नकार सकती है। वो बोलेगी ये ऑकल्ट है, ये सूडो साइंस है। वो प्लेसिबो को झूठ नहीं बोलते, कहते हैं प्लेसिबो इज रियल। व्हाट इज प्लेसिबो? कुछ लोगों को 2 ग्रुप्स में बांटा गया, 10 लोग इधर, 10 लोग इधर। 10 लोगों को बोला गया कि तुमको ये पर्टिकुलर डिजीज़ है, इसकी दुनिया की सबसे बेस्ट मेडिसिन हमने खोज ली है, तुमको वो मेडिसिन दे रहे हैं, और वो रियल मेडिसिन थी। दूसरे ग्रुप को भी सेम बात बोली गई, लेकिन उनको मेडिसिन की जगह मीठी गोली दी गई, मेडिसिन नहीं थी। पहले ग्रुप में भी 10 में से 7 लोग ठीक हुए, दूसरे ग्रुप में भी 10 में से 7 लोग ठीक हुए। अब आप कहोगे जी दवाई लेने वाले भी 3 लोग ठीक नहीं हुए, उन पे असर नहीं की। दूसरे ग्रुप में भी 3 लोग ठीक नहीं हुए। 7 कौन ठीक हुए? जिन्होंने ये बिलीव कर लिया कि ये दवाई मुझे ठीक कर देगी। PNI, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। साइकी मीन्स हमारा माइंड ब्रेन, न्यूरो मीन्स हमारा नर्वस सिस्टम, इम्यूनोलॉजी मीन्स हमारी इम्यूनिटी। ये साइंस जानते हैं क्या बोलती है कि हमारी साइकी का डायरेक्ट इंपैक्ट है हमारे नर्वस सिस्टम और हमारी इम्यूनिटी पर। अगर मैं डरा हुआ हूं तो मेरी इम्यूनिटी शट डाउन हो जाती है। ये साइंस बोल रही है, मैं नहीं कह रहा। और अगर मैं खुश हूं तो मेरी इम्यूनिटी अपने आप को एक्सप्रेस करने लगती है। नॉर्मन कजन हंसा, खुश रहा। उसने कहा कि मैं अपने डीपेस्ट सेल को बताना ही नहीं चाहता हूं कि मुझे कोई डिजीज है, मुझे कोई बीमारी है। मैं 24 घंटे हंसना चाहता हूं, खुश रहना चाहता हूं। मैंने अभी तैत्तिरीय उपनिषद की बात की, जहां पर हमारी बॉडी की 5 लेयर्स के बारे में बताया गया। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। हमें ऐसा लगता है कि शरीर बीमार हुआ है और शरीर को ही ठीक करना है। इससे पहले हमारे योगी बता करके गए कि हमारे पास 4 बॉडीज और भी हैं। मनोमय कोश, जहां पर हमारा मन, हमारे विचार, हमारी थिंकिंग जो हमारे मनोमय कोश को बना रही है। प्राणमय कोश, जहां पर हमारी 72,000 नाड़ियां चल रही हैं, हमारे शरीर के 7 चक्र, एनर्जी सेंटर्स जो हमारी पूरी बॉडी को चला रहे हैं, प्राण को चला रहे हैं। हम उनको नहीं बदलते, इसीलिए हम किस पे काम कर रहे हैं? अन्नमय कोश पर, यानी फिजिकल बॉडी पर। लेकिन फिजिकल बॉडी में गड़बड़ी कहां से शुरू हुई? प्राणमय कोश और मनोमय कोश से। किसी के विचार खराब थे, किसी के पास पेनफुल मेमोरीज रखी हुई थी, किसी के पास कोई फियर था फ्यूचर का, किसी के पास एंग्जाइटी थी, किसी के पास डिप्रेशन था। ये कारण बन रहा है बीमारियों का। आप ठीक किसको कर रहे हो? शरीर को। बीमार किसने किया? मनोमय कोश ने। तो मनोमय कोश पे काम क्यों नहीं करते? हमारे पुराने लोग मनोमय कोश और प्राणमय कोश पर काम करते थे, इसलिए वो अन्नमय कोश को ठीक कर पाते थे। हम सिर्फ इसको, हम समझते हैं कि हम एक बॉडी हैं, बॉडी बीमार पड़ रही है, बॉडी को ही ठीक करना है। मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ, वी आर ट्रीटिंग द पर्सन इन डिजीज, नॉट द डिजीज इन पर्सन।
आदमी को ठीक, एक पेड़ के ऊपर फ्रूट्स लगे हुए हैं, वो फ्रूट थोड़ा सा खराब हो गया, एक सेब मान लो, एक एप्पल खराब हो गया, आपने कोई स्प्रे लिया, कपड़ा लिया, आपने उसको बिल्कुल चमका अरे ऐसा स्टिकर लगा दिया, पैक कर, ब्यूटीफुल। कितने % चांसेस हैं कि जो नया फ्रूट वहां पे आएगा वो ठीक हो जाएगा? 0%, क्योंकि वो जो फ्रूट था वो खराब हुआ, वो उसके रूट्स के वजह से हुआ। हम किसको ठीक कर रहे हैं? फ्रूट को, जो कि गलत नहीं है। हम मतलब साइंस ने बहुत इवॉल्व किया, जो एलोपैथी या मॉडर्न मेन स्ट्रीम मेडिसिन है, ये हमारे लिए किसी भगवान से या किसी चमत्कार से कम नहीं है। कई लोग मेरे पास आ जाते हैं, तो सर आप बोल रहे हो कि हम दवाई ना खाएं। मैंने कहा नहीं भैया, गलत मैसेज मत लीजिए। मैं कह रहा हूँ खाइए, लेकिन इसके साथ अपने आप को वो लाइफस्टाइल चेंजेस दीजिए, इसके साथ अपने मनोमय कोश, अपने प्राणमय कोश पर काम कीजिए, अपने आनंदमय कोश पर काम कीजिए, ताकि ये फिजिकल, क्योंकि मैं आपको बोल दूंगा दवाई नहीं खाओ, मुझे क्या पता आपको कितना चैलेंज है, मुझे क्या पता आपकी इम्यूनिटी कितनी बढ़िया है कितनी नहीं है, मैं कैसे जज करूं? नहीं, आप करो जो कर रहे हो, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं वो भी कर लो, क्योंकि उसमें पैसे नहीं लगते, 1 रुपए का खर्चा नहीं है। जब आप मानने लगते हो कि हाँ ऐसा होगा, तो ऐसा होने लगता है। जब आप सरेंडर करते हो तो आप देखते हो कि सब चीज़ें डायरेक्टली सबकॉन्शियस पर इम्पैक्ट डालती हैं, सीधा मनोमय कोश और प्राणमय कोश पर जाती हैं। अदरवाइज जब आप सरेंडर नहीं करोगे तो सब कुछ आपके कॉन्शियस से टकराएगा। लॉजिक्स, क्वेश्चंस, मेडिकल साइंस तो ऐसा नहीं बोलती, यहाँ पर तो ऐसा नहीं कहा, ये तो ऐसे नहीं, ये तो ऐसे नहीं। मैं आपको सही बताऊँ, बहुत सी चीज़ें हमारे तक्षशिला में, हमारे नालंदा में थी, जिनको बर्बाद किया गया। हमें लगता है अंग्रेज़ कोहिनूर ले गए, बहुत कुछ ले गए जो हमें पता भी नहीं है। हमारे ऐसे ऐसे स्क्रिप्चर्स थे, षट चक्र निरूपम, जिसमें ये पूरी साइंस थी कि कैसे हमारे शरीर के 7 चक्र जो प्राणमय कोश में प्रवाहित हो रहे हैं, हमारी पूरी बॉडी को चेंज कर सकते हैं। कैसे उसके अंदर बकायदा प्राणमय कोश में हमारे अंदर सेल की एक बात बताई गई है। इनफैक्ट ये तक बताया गया है, ये स्टेटमेंट जहां पर दी गई कि अहम ब्रह्मस्मि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो इस ब्रह्मांड में वही इस पिंड में है। और आज मेडिकल साइंस, आज क्वांटम फिजिक्स भी तो यही प्रूव कर रही है कि एटम के अंदर क्या है, एटम के अंदर एक नया यूनिवर्स है। ये यूनिवर्स कहाँ से बना? उस छोटे से एटम से। इतने बड़े विस्फोट कैसे होते हैं? उस छोटे से एटम से, जिसका बॉम्ब बना दिया जाता है, एटम बॉम्ब बोला जाता है उसको। वो कहाँ, वो अपने अंदर कुछ कैरी करके जा रहा है? नहीं, उसके अंदर वो संरचना ऑलरेडी है, हमने जाना नहीं। हमारे जो पुराने योगी थे वो अपने अंदर उतरे, उन्होंने जाना, और जो वो बोलते थे आज वही। अभी आप देखो, कुछ टाइम पहले का हम मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे थे, तो फिजिक्स कैटेगरी का नोबेल प्राइज 23 में, वो नोबेल प्राइज क्वांटम फिजिक्स को मिला है। और किस एक्सपेरिमेंट के लिए मिला है आपको पता होगा? वो है क्वांटम एंटेंगलमेंट, कि एक एटम जो यहां पर है, वो एटम लाखों लाइट ईयर्स दूर बैठे किसी एटम को भी प्रभावित कर सकता है, उससे कनेक्टेड है। और ये तो स्पिरिचुअलिटी में हम सदियों से बात करते आए। दीपक चोपड़ा ने एक बुक लिखी, द 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस। उसका सबसे पहला लॉ था द लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी, कि सब कुछ वेव फॉर्म में, पोटेंशियल फॉर्म में मौजूद है, आप यहां से बदलो वो बदलना शुरू हो जाता है। तो ये सब चीज़ें लिखी गई थी, सिर्फ उनको प्रत्यक्ष रूप से करना बाकी है। हमारे यहाँ से मिटाया गया, इसलिए हम वो जो मतलब फॉरेन से चीज़ घूम के आती है ना, वो हमको ज़्यादा फैसिनेट करती है, बजाय कि हमारे ही लोग जो लिख करके गए। हाँ। यही योग जब वहाँ से कोई फॉरेनर योगा बना के भेजती है तो मज़ा आता है करने में, कि हाँ बहुत बढ़िया योगा है। यही जब यहाँ पर हमको महर्षि पतंजलि हज़ारों साल पहले योग सूत्र दे करके गए, 8 सूत्र दे करके गए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, वो समझ में नहीं आता। वो योगा होके योग आता है तो समझ में आता है। विडंबना सिर्फ ये है। प्रत्यक्ष करना बाकी बचा है, ये अभी आपने कहा, तो वो कैसे हो, ये मैं इसलिए भी ज़्यादा समझना चाहती हूँ कि अभी तक की हमारी जितनी बातचीत है, अगर वो, मैं मान के चल रही हूँ कि कोई डिप्रेशन में है वो सुन रहा होगा, कोई जीवन में बहुत नाकाम है वो सुन रहा होगा, किसी की बड़ी इंसल्ट हो गई है वो सुन रहा होगा, तो उसको ये कोरा ज्ञान लगेगा। जब आप बहुत दुख पे है ना, और आपको सामने बैठकर, क्योंकि अनुराग जी आप ये मानिए कि ये बात सिर्फ मैं और आप नहीं कर रहे हैं। जब मैं दुखी होती हूँ तो शायद मेरे घर में मेरी माँ भी ऐसी ही बातें बताती हैं, मेरे पिता भी ऐसी ही बातें बताते हैं, हमारे दोस्त ऐसी ही बातें बताते हैं, पर हमें लगता है ठीक है यार, अपना ज्ञान तुम अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए। तुम इस स्थिति में होते तब तुम्हें पता चलता। तो ये वो व्यूवर्स जो उन चीज़ों को शायद फेस कर रहे हैं, ये सवाल मेरा उनके लिए है कि कैसे बदलूं अपनी सोच को। आप मेरी जगह थोड़ी है, जाके पैर न फटी बेवाई, बिल्कुल सो क्या जाने पीर पर आई। सो ट्रू। और बल्कि अभी थोड़ी देर पहले भी मैं कहीं पर बात कर रहा था, तो सेम यही बात हो रही थी। वहाँ पर एक छोटी सी बात निकल कर आई। मैंने कहा कि जब महाभारत में युद्ध हो रहा है, अर्जुन से गांडीव उठ नहीं रहा। अर्जुन बोल रहे हैं, माधव ये तो सब मेरे अपने हैं,
इनके ऊपर मैं कैसे शस्त्र उठाऊंगा? ये तो कोई मेरा भाई है, कोई मेरा ताऊ है, कोई मेरा चाचा है, कोई मेरे, ये तो सब मेरे रिलेटिव्स हैं। इनके इनके ऊपर मैं शस्त्र उठा कैसे सकता हूँ? आप यकीन मानो, मैं तो फिर एक आम इंसान हूँ, मेरी तो बिसात क्या है, श्री कृष्ण को अर्जुन को समझाने में 18 अध्याय खत्म हो गए। बहुत शानदार। माधव माधव श्री कृष्ण अर्जुन को 18 अध्याय तक समझा, और 18 अध्याय में उन्होंने क्या क्या नहीं समझाया होगा। मैं उस 18 अध्याय को कभी सुनता हूं, कोई एक श्लोक, कोई एक पंक्ति भी सुनने को मिल जाए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो उसको यहां तक भी बता रहे हैं कि तू शरीर तेरा तो ये कुछ कोई काट नहीं सकता, तेरी तो आत्मा अजर है, तेरी तो आत्मा अमर है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे नयनम छिदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। तेरे को तो कोई जला नहीं सकता, काट नहीं सकता। 18 अध्याय के बाद फिर वो गांडीव छोड़ करके बैठ जाता है कि माधव गांडीव उठ नहीं रहा। फिर वो उसको विजुअलाइजेशन करवाते हैं, विराट रूप दिखाते हैं, आंखें बंद कर, अब देख सब जन्म मुझी में पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं। वो जब यहां उतर के देखता है ना, तो उसके अंदर मनोमय कोश में बदलाव आते हैं। मेरी बातें कोरा ज्ञान है जब तक ये कोई सुन रहा है और इसको इंप्लीमेंट नहीं करता। लेकिन कैसे करना है? उसके लिए सबसे अच्छा तरीका मैंने 2 बार बताया कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या करवाया? विजुअलाइजेशन। कि जो चीजें आप बदलना चाह रहे हो, उनका बदला हुआ स्वरूप वो कैसे बदले और कैसे बदल रहा है, वो उसको यहां पर देखना पड़ेगा, आंखें बंद करके उसको विजुअलाइज करना पड़ेगा। डॉक्टर जो डिस्पेंजा हजारों लोगों को कैसे ठीक कर रहे हैं? विजुअलाइजेशंस। हमारे नो दाई सेल्फ में लोग आते हैं, कैसे ठीक होके जाते हैं? 12-12 घंटे विजुअलाइजेशंस और मेडिटेशंस चलती हैं। मैं ज्ञान नहीं देता हूं, मैं कहता हूं बैठ जाओ, ये प्रक्रिया चलेगी। कुछ ब्रेथ वर्क्स होती हैं, कुछ प्राणायाम्स होते हैं, कुछ ऐसी मेडिटेशंस होती हैं जो हमको उस जोन में ले जाती हैं जहां हमारे माइंड की फ्रीक्वेंसीज डेल्टा में जाएं, जहां हमारी कुंडलिनी शक्ति के थ्रू वो जागृत हो। कोई सब एक्टिविटीज यहां से बदलते हैं। फिर से उसको कनेक्ट करता हूं कि आपका कॉन्शियस तर्क करता है, लॉजिक लगाता है, उसको ये ज्ञान लगता है, कोरा ज्ञान लगता है। लेकिन जो सब कॉन्शियस है उसको एक ही डायलॉग आता है, जो हुक्म मेरे आका। वो सिर्फ ओबे क्योंकि तर्क लगाने के लिए, लॉजिक करने के लिए कौन सा माइंड बनाया गया? कॉन्शियस। अब जब कॉन्शियस है नहीं, मैं आपको बोलूंगा जैसे हिप्नोसिस में होता है, हिप्नोटिक कमांड्स में होता है बहुत ज़्यादा, कि मैं आपको बोलता हूं कि आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि आपकी बॉडी बिल्कुल हेल्दी है, हैप्पी है, हील हो चुकी है। आपकी कुछ लोग आते हैं जिन घुटने नहीं चल रहे, लिगामेंट्स काम नहीं कर रहे, उनको बोलता हूं कि आप विजुअलाइज कीजिए कि जब आपके घुटने चल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो, किस जगह पर हो, जूहू बीच पर हो, वॉक कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, रेस कोर्स पर जा रहे हो, वो विजुअलाइज करने लगते हैं। योर माइंड डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। और जब वो डिफरेंस नहीं करता तो वो उस टाइम पर तर्क करने के लिए लॉजिकल माइंड नहीं होता, जो बात आती है सीधी सबकॉन्शियस में प्रवेश करती है। तो इसलिए जो भी सुन रहा है उनको ये कोरा ज्ञान लगेगा, लेकिन जब वो विजुअलाइजेशन करेंगे तब वो ज्ञान, वो श्री कृष्ण ने दिखाया ना, सब जन्म मुझी में पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं, वो ज्ञान तब रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उस समय इंसान उसको जीने लगता है। तो इसलिए कुछ मत कीजिए, कुछ मत अगर कोई भी किसी भी चैलेंज को सफ़र कर रहा हो तो वो विजुअलाइजेशन कीजिए जो उससे आपको मुक्ति दिला सकता हो, या उस रियलिटी को चेंज करके एक नई प्रोबेबिलिटी क्रिएट करता हो। यहाँ पर आप उसको करके देखिए, ज़िंदगी में 100% बदलाव ना आए तो मैं काम करना छोड़ दूँ। क्या बात है, शानदार। 100%। 100%। हाँ। अब इसी से जुड़ा हुआ फिर मेरा अगला सवाल, कि आपकी बात मैंने मान भी ली, मैंने विजुअलाइजेशन शुरू भी कर दिया, तो क्या ये बहुत मुश्किल काम है? क्या ये बहुत आसान काम है? और क्या इसे हर कोई कर सकता है? बहुत अच्छे, तीनों सवाल बहुत शानदार हैं। सबसे पहला तो ये बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं जिम में पहले दिन गया और जिम जाके मैंने 10-10 किलो के 2 डंबल्स उठाए और मैंने उसके बाइसेप्स की एक्सरसाइज मैंने करनी शुरू की। मैंने सिर्फ 4 या 5 बार ही किया, मेरे लिए वो बहुत मुश्किल था, मुझसे नहीं हुआ। वहीं अगर मैं 1 kg के डंबल्स लूँगा तो हो सकता है मैं उसके रेप्स करना भी चाहूँ तो मैं बहुत सारे रेप्स कर जाऊँ। क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए ईजी है। तो जिस इंसान की चेतना का स्तर ऊंचा है, चेतना के स्तर का मतलब है कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारे अंदर एक चेतना, एक प्राण शक्ति प्रवाहित कर रही है। इसको एक बुक के माध्यम से सर डेविड हॉकिंस ने इस पर एक बुक लिखी, द मैप ऑफ कॉन्शियसनेस एक्सप्लेन्ड, कि आप जिस तरह के इमोशंस में अंदर से हैं, जिस तरह के भाव में अंदर से हैं, तो उन्होंने लस्ट से लेके और ग्रैटिट्यूड तक की एक लिस्ट बनाई है कि किस इमोशन की क्या फ्रीक्वेंसी है। तो अगर आप बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी पे हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल टास्क है, आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा इसको कॉन्कर करने में।
कई बार लोग आते हैं, वो बोलते हैं सर इन्होंने मेरे साथ विजुअलाइजेशन करना शुरू किया था, इनके भी सेम मेरा वाला चैलेंज था, ये तो 5 दिन में ठीक हो गए। एक लेडी हमारे पास आई दुबई से, इस बार फिर वो हमारा इवेंट है तो फिर वो 4 लोगों को लेके दुबई से आ रही हैं। उनकी एक फ्रेंड साउथ अफ्रीका से आ रही है। उस साउथ अफ्रीकन फ्रेंड को हमने बोला कि हमारा इवेंट जो है वो हिंदी में होता है पूरा, तो वो समझ पाएंगी। तो वो उनके वीडियोस देखने के बाद बोल रही है कि मुझे सिर्फ जो एक्टिविटी करवाते हैं वो करनी है, मुझे समझना नहीं है, मुझे जाने दो वहाँ पे। क्यों बोल रही हैं? क्योंकि कहने का मतलब है कि जब आप उस मोड में जाते हो, जब माइंड उन चीज़ों को विजुअलाइजेशंस के थ्रू एक्सेप्ट करने लगता है, तो चीज़ें 100% चेंज हो जाती हैं। और यहाँ पर भी सेम ऐसा ही होता है। जब आप एक ऐसी अवस्था में होते हो कि आपकी ब्रेन वेव्स बिल्कुल शांत हुई, बिल्कुल रिलैक्स हुई, बिल्कुल काम हुई, उसके बाद जो जो एक्टिविटी आप करते जाओगे वो धीरे धीरे से आपको इम्पैक्ट डालती जाएगी। तो अगर आपके पास इमोशंस बहुत गहरे रखे हैं, आपका बिलीफ सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। लेकिन वहीं एक इंसान आता वो कहता कंप्लीटली सरेंडर, मुझे पता है आप ठीक कर दोगे। मैं कहता हूं मैं नहीं करूंगा, तुम्हारा ये विश्वास ठीक कर देगा। कई बार ऐसा होता है, हम डॉक्टर के हम मतलब इनफैक्ट मेरे छोटे बच्चे रहे तो मुझे ये बात का पता है। हम बोलते हैं कि बच्चा जब बीमार होता है ना तो माँ बाप बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, उस डॉक्टर के पास लेके जाओ, उसकी दवाई लगेगी। वो युगांडा से MBBS करके आया। हाँ। मतलब वो पैरासिटामोल की जगह क्या लिखेगा अगर फीवर है तो, या मेफ्टाल लिखते हैं या कुछ भी, वो क्या क्या करेगा? वो उस डॉक्टर की दवाई क्यों जाती है? बिलीफ है आपका, ये मुझे ठीक कर देगा, ये बिलीफ है। प्लेसीबो काम करता है और ये मेडिकल साइंस प्रूव करती है। तो अगर कोई बोले कि मेरे लिए मुश्किल है, अगर आपके पास बहुत इंटेंस इमोशंस बैठे हैं, पेनफुल बहुत मेमोरीज हैं, जिंदगी में कभी मेडिटेशन नहीं किया, तो हो सकता है आपको समय लगे। लेकिन अगर आपके पास आप थोड़ा सा आपकी चेतना का स्तर ऊपर है, आप थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो, आप चीज़ों को लाइटली लेने की आदत है, आपको पता है कि जो हुआ उसके साथ पेनफुल मेमोरीज तो अटैच हैं, लेकिन उसके साथ कुछ लर्निंग्स भी अटैच हैं, तो इसका मतलब आप चेतना के थोड़े ऊंचे स्तर पर हो, आपको चीज़ें करने में आसानी होगी। ठीक वैसे ही जैसे 1 kg का डंबल और 10 kg का डंबल मेरे लिए काम करेगा। अगर मैं 2 महीने तक जिम जाता रहूं तो 10 kg का डंबल भी मेरे लिए 1 kg जैसा हो जाएगा। ठीक बात है ना? तो वही व्यक्ति अगर 1-1.5 महीना विजुअलाइजेशन करता रहे तो उसको लगेगा जो रिजल्ट मुझे 1 महीने में नहीं मिला, अब वो मुझे 1 दिन में रोज मिल रहा है। कहने का मतलब क्या है कि डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी और गिविंग टू दैट पर्टिकुलर प्रैक्टिस, और कितना ज्यादा गहरे में आप नीचे के स्तर पर, चेतना के स्तर पर गए हुए हो, उससे ऊपर आने में थोड़ा सा समय लगेगा आपको। लेकिन चीजें 100% बदलती हैं अगर आप समय देने को तैयार हो। एक और चीज़ मेरे व्यूवर्स की क्लैरिटी के लिए, जब आप चेतना के स्तर की बात करते हैं, क्योंकि हर आयु वर्ग का और हर स्तर का दर्शक हमें देखता है, तो जब आप चेतना के स्तर की बात करते हैं तो उसमें किसी तरह से कोई एजुकेशन नहीं आती है, राइट? कि कोई ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, 10th पास है तो उसको ज़रा ज़्यादा समय लगेगा। इसमें इन चीज़ों का कहीं कोई रोल नहीं है। क्या एज का रोल होता है? क्या आपने देखा है कि यंग एज वाले बड़ा जल्दी कर लेते हो, जैसा अमूमन हम सोचते हैं कि उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, और 70-75 साल का व्यक्ति, क्योंकि उसके पास अनुभव ज़्यादा होंगे, शायद उसके पास कड़वे अनुभव ज़्यादा होंगे, शायद एज़ कम्पेयर टू 20-22 साल के लड़के से शायद उसके जीवन में बहुत से रिश्तेदार होंगे जिनसे बुरे अनुभव उन्हें मिले होंगे। तो क्या ऐसा कुछ होता है कि हाँ भाई यंग एज है तो वो बड़ा जल्दी कर सके? यहाँ पर ये आज मैं पहली बात ऐसी कर रहा हूँ जो मेरा पर्सनल नोशन है, ये मैंने कहीं से लिया नहीं, ये मेरा अपना बिलीफ है, इसलिए मैं ऐसी बात कर रहा हूँ यहाँ पर पहली बार। इससे पहले मैंने जो भी बातें की वो साइंटिफिकली प्रूव्ड चीज़ें हैं, उनके ऊपर मैं काम करता हूँ। ये मेरा पर्सनल बिलीफ है। ये बिलीफ ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम यहाँ इस रेल्म में, इस प्लैनेट अर्थ पे, हम शायद यहाँ पर इसलिए आए कि हमने कुछ सीखना था। जो सीखने के लिए, लर्निंग लेने के लिए हमें इस रेल्म की ज़रूरत थी। ऐसा कहा जाता है कि सैकड़ों ब्रह्मांड हैं, सैकड़ों गैलेक्सीज़ हैं, ऐसी बात बहुत जगह पर आती है। इनफैक्ट जब रश्मि रथी में दिनकर जी ने बड़ी खूबसूरत वो वर्णन किया है, जब श्री कृष्ण और उसका दुर्योधन का जो संवाद है उसके बारे में बात की जाती है, तो श्री कृष्ण एक लाइन उसमें बोलते हैं, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सरित सर सिंधु मंद शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश शतकोटि सिंधु जलपति धनेश। शत मतलब 100, कोटि मतलब करोड़, 100 करोड़, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, मतलब इतने करोड़ों सूर्य चंद्र की भी बात हो रही है। हम यहाँ पर क्यों आए? मुझे लगता है कि कुछ लर्निंग्स थी जो हमारी सोल को लेनी ज़रूरी थी। उन लर्निंग्स को लेने के लिए ये बॉडी एज अ टूल काम करती है, क्योंकि हमारी सोल अकेले कुछ नहीं कर सकती, उसको करने के लिए शरीर चाहिए। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बोली, गौतम बुद्ध को ज्ञान हुआ, देवताओं ने फूल बरसाए। वो जानते हैं कि ये शरीर है तो ये ज्ञान, ये एनलाइटेंड हो सके, हम भी नहीं हो सकते।
क्योंकि हमारे पास ये बॉडी एज अ टूल नहीं है। तो मुझे लगता है कि हम यहाँ पे कुछ लर्निंग्स लेने के लिए आए। वो लर्निंग हमें बहुत से कड़वे एक्सपीरियंसेस के थ्रू मिलती है। ऐसा नहीं होता कि थाली में सजा के कोई बोलेगा कि मतलब ये सीख लो और हम हाँ भाई वहाँ। इसीलिए पुराने लोगों ने कहा कि अक्ल ठोकर खाने से आती है, बादाम खाने से नहीं आती। हाँ। तो वो लर्निंग जो थी वो हमको किसी कड़वे एक्सपीरियंस से मिली। एक मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बात कर रहा था, एक लेडी मेरे पास आई, वो बोली सर उसने मुझे 5 बार धोखा दिया। मैंने कहा जी उसने तो एक ही बार दिया था, 4 बार तो आपने खुद लिया फिर। मैंने कहा छठी बार क्यों नहीं दिया उसने? बोली क्योंकि 5वीं बार में मुझे समझ आ गया कि वो ऐसा इंसान है, मुझे उसके साथ नहीं कनेक्ट करना। मैंने कहा यही पहली बार में समझ आ जाना चाहिए था, 5 बार धोखा ना मिलता। तो जो उसने धोखा दिया, अगर मैंने उससे लर्निंग नहीं ली तो क्या मिलेगा दोबारा? दूसरी बार भी नहीं ली, दोबारा क्या मिलेगा? जब मैंने उससे लर्निंग ले ली तो अब मुझे उससे धोखा नहीं मिला, अब मुझे उससे विजडम मिली। मुझे उस व्यक्ति को पहचानना आया, उस तरह के बाकी लोगों को पहचानना आया। तो मुझे ऐसे लगता है कि चेतना का स्तर उस व्यक्ति का ज़्यादा है, क्योंकि ये सब ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ बड़ी स्मूथ चल रही होगी और जीवन में कभी कोई हर्डल नहीं आया होगा, कोई आपने फेलियर नहीं देखा होगा, कभी आपको कोई चैलेंज नहीं आया होगा, कभी आपको कोई स्ट्रेस नहीं हुआ होगा। नहीं, हम भगवान नहीं हैं, हम में से कोई बुद्ध नहीं है, सब बुद्धू हैं, सबको कोई ना कोई एक्सपीरियंस हो रहा है। लेकिन वो जो हमारे पास इंसिडेंट्स हुआ, उस इंसिडेंट से मैंने लर्निंग ली या पेनफुल मेमोरी ली। लेकिन मैं ये क्यों ना मानूं कि गौतम बुद्ध की जो सोल थी उसकी तासीर ही ऐसी थी कि उनको चाहे कैसे भी रखा जाता, आखिर में उनको गौतम बुद्ध ही बनना है। ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, ये मैं मानती हूँ कि हर सोल की या हर शख्स की एक तासीर होती है। आप उसमें थोड़ा बहुत तो परिवर्तन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। मैंने देखा है जो खुश रहने वाला है वो हर हाल में खुश रहता है, जो दुखी रहने वाला है उसको लाख पैसा रुपया धन संपत्ति मिल जाए वो दुखी ही रहता है। तो ये मेरा बिलीफ है कि शायद वो आपकी सोल या आपकी तासीर ऐसी होती है जो शायद हर जन्म में वैसी रहती है। गौतम बुद्ध को गौतम बुद्ध बनना था, तो मैं ये क्यों ना मानूं कि उसमें फिर आपका बहुत रोल नहीं है। गौतम बुद्ध को गौतम बुद्ध बनना था, यही मैं एग्जाम्पल दे रहा था कि वो वहाँ पर पहुँचने के लिए ही बने थे। उनके इस जन्म में उनको बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस मिली, उसके बावजूद भी वो बुद्ध हो गए, क्योंकि वो एक क्षण का आना बाकी था। और अगर वो एक क्षण इस जीवन में ना आता तो शायद अगले जन्म में आता या फिर उसके अगले जन्म में आता, लेकिन वो एक क्षण काफ़ी था उनको वहाँ तक पहुँचाने के लिए। हमें लगता है कि वो एक क्षण आया, लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल वो जो कई जन्मों की साधना थी, वो जो कई जन्मों के इमोशंस को कॉन्कर किया हुआ था, वो कई जन्मों में जो चेतना अपना उच्च स्तर की तरफ चलते हुए, ट्रैवल करते हुए जो ऊपर की तरफ उठी थी, उसका था। एक बड़ा अच्छा मुझे एग्जाम्पल याद आता है। एक व्यक्ति को मेडिटेशन करने का बहुत वो हुआ, तो वो अपने गुरु के पास गए। कोई किसी ने बताया भाई वहाँ पर पहाड़ के ऊपर एक बहुत बड़े गुरु रहते हैं, उनके पास जाओ। तो वो उनके पास गए, उन्होंने गुरु के पास जाके बोला कि मुझे मेडिटेट करना है। तो गुरु ने बोला ठीक है आप करो ये। तो उनको करते हुए लगभग 1 महीना हो गया, और 1 महीने के बाद वो गुरु के पास जाते हैं और बोलते हैं कि 1 महीना हो गया मुझसे मेडिटेशन हो नहीं रहा। तो गुरु ने उनको एक बड़ी खूबसूरत बात बोली। वो बोले क्या तुम जानते हो कि तुमको 75 जन्म लगे हैं ये जानने में, यहाँ तक पहुँचने में कि मेडिटेशन करना है? सिर्फ इस चेतना तक आने में तुमको 75 जन्म लगे हैं, क्या पता है? और तुम 1 महीने में कह रहे हो मेडिटेशन नहीं हो रहा। बहुत लंबा प्रोसेस है। कई बार वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारी सोल कितनी ज़्यादा लर्निंग्स, कितने ज़्यादा इवॉल्व होकर के यहाँ तक पहुँची है। तो वो मुझे लगता है वो गौतम बुद्ध, वो जो एक क्षण आना था, अगर इस जन्म में ना आता शायद अगले जन्म में आता, लेकिन वो एक क्षण ही काफ़ी था, क्योंकि वो ऑलरेडी अंदर से बुद्ध थे। वो आत्मा के चेतना के उस स्तर पर थे कि एक चीज़ ने छुआ और गौतम से गौतम बुद्ध हो गए। लेकिन उसके बावजूद भी उनको वो साधनाएं करनी पड़ी, उसके बावजूद भी उनको मेडिटेट करना पड़ा, उसके बावजूद भी उनको कई चीज़ें दिमाग में परेशान करती थी अपने ही इस जन्म की, उनको कॉन्कर करना पड़ा। इसलिए वो भी सिर्फ सोचते ही बुद्ध नहीं हुए, उनको भी साधना करनी पड़ी, उनको भी जो है जाना पड़ा अपने घर बार को छोड़ करके, उनको भी अपने साथ इंटरनल कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करनी पड़ी जिसके तार कहीं ना कहीं टूट चुके थे। तो मुझे लगता है ये हर एक इंसान के लिए पॉसिबल है, कहीं भी पहुंचना, किसी भी चीज़ को अचीव करना, विजुअलाइजेशंस के थ्रू जो चाहते हैं वो रिजल्ट्स लेना। ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपकी चेतना का स्तर क्या है। और मुझे बहुत से लोग सुनते हैं, या बहुत से लोग ये बात बोल देंगे, या बहुत से लोग हो सकता है ये भी कह दें कि नहीं यार इससे कुछ नहीं होता। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हो। शायद ये समय उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है व्हेन द स्टूडेंट इज़ रेडी टीचर अपीयर्स।
मैं किसी का कोई टीचर नहीं हूं, मैं ये नहीं गलत मत समझ, मैं कोई किसी का टीचर नहीं हूं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि जब किसी व्यक्ति की खुद की चेतना उस स्तर पर होती है तो वो टीचर को नहीं ढूंढता, टीचर उसको ढूंढ लेता है। इस पूरे प्रकरण को वापस से पहली स्टेटमेंट से कनेक्ट करूं क्या? यू नेवर अट्रैक्ट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, यू ओनली अट्रैक्ट हु यू आर। आप क्या हो। इसलिए मैंने एक बुक को कोट किया था, द मैप ऑफ कॉन्शियसनेस एक्सप्लेन्ड बाय सर डेविड हॉकिंस। उसमें उन्होंने इमोशंस के चार्ट बताए हैं, नीचे शाय से शुरू करके ग्रीफ, लस्ट और ऐसे एंगर, लोअर इमोशन से हम हायर इमोशंस, ऊपर सबसे ऊपर आते हैं लव और ग्रैटिट्यूड इन इमोशंस की तरफ। तो जो सबसे नीचे जो शेम सबसे छोटा इमोशन उन्होंने बताया है, उसकी फ्रीक्वेंसी उन्होंने बताया 20, और लव और ग्रैटिट्यूड की उन्होंने बताई है 700। तो आपके अंदर किस तरह के इमोशंस बार बार आते हैं? कई लोग बोलते हैं सर मेरे को दिन में लव भी 3-4 बार आता है, शेम भी 5-6 बार आता है, गिल्ट भी 10-12 बार आता है, एंगर भी 5-7 बार आता है, तो मैं कहाँ हूँ? क्या मैं हाइब्रिड हूँ? मतलब मैं मतलब ऐसा हूँ? मैंने कहा नहीं, ये सबको आते हैं। मुझे भी किसी चीज़ पर गिल्ट आ सकता है, मुझे भी किसी की बात पर गुस्सा आ सकता है, मुझे भी किसी चीज़ पर प्यार आ सकता है, मुझे भी किसी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड, शुक्र अदा करने का भाव आ सकता है। असली तब पता चलता है जब इंटरनल कोई चोट लगती है ना, तब आपके अंदर से क्या निकलता है। आप उस चेतना के स्तर पर हो। बोले सर कैसे? मैंने कहा जब बच्चे से कांच की प्लेट टूट जाए, आप गुस्सा करते हो या पहले दौड़ते हो कि इसको चोट तो नहीं लगी? ये आपकी चेतना का स्तर है। आप देखोगे बड़े सारे माँ बाप बच्चे को पीट तक देते हैं, ये तूने क्या कर दिया, ये नहीं करना था। ये आपकी चेतना का स्तर है। और एक माँ, एक बाप, एक पेरेंट भागेगा, बेटा तुमको चोट तो नहीं लगी? सबसे पहली सवाल ये ग्रैटिट्यूड आपकी चेतना का स्तर है। आपका कोई आपको अंदर से कुछ गलत बोलने, किसी ने कुछ गलत बोला, उस टाइम पर आपके अंदर से गुस्सा निकलता है, आपके अंदर से गिल्ट निकलता है, जेलसी निकलती है किसी की सक्सेस को देख करके, या आपके अंदर से शुक्र निकलता है कि शुक्र है भगवान इसको कामयाब किया। अब आपके अंदर से क्या निकलता है उस समय पर जब आपके अंदर चोट लगती है, अच्छी या बुरी? वो आपकी चेतना का स्तर है। तो अगर चेतना का स्तर शुक्र करने के ऊपर है, वो कोई बहुत बड़े फकीर थे, कोई बाबा थे, गिर गए, चोट लगी, आंख फूट गई, किसी ने कहा बाबा तुम्हारी तो आंख फूट गई, अब तो तुम एक आंख से देख नहीं पाओगे। उसने कहा बहुत शुक्र है ऊपर वाले का, दूसरी पर भी लग सकती थी और मैं अंधा भी हो सकता था, बहुत शुक्र है। उसने कहा लेकिन आपको चोट तो लगी है? वो कहता है इससे भी बड़ा शुक्र है, इसके ठीक पास मेरा माथा था, यहाँ चोट लगती तो मैं ख़त्म भी हो सकता था, बहुत शुक्र है कि इसी में। तो आपके अंदर से जब वो चीज़ होती है, गलत होता है, आपके अंदर से क्या निकलता है? शुक्र निकलता है, या आपको लगता है कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, या मैं इसको बदलूंगा। या अगर आपको दुख भी होता है तो थोड़ी देर के बाद आप वापस सामान्य होकर के उसको एज अ नॉर्मल लेके उससे कुछ लर्निंग लेके ज़िंदगी में आगे बढ़ते हो, या स्टक हो जाते हो। तो दिस ऑल शोज़ कि आपकी चेतना का स्तर क्या है। तो अगर हम ये जान लें और उस चेतना के स्तर को बढ़ाने के 2-3 बड़े अच्छे थे, मुझे याद आया इसलिए मैं बताता हूँ। उसको बढ़ाने का सबसे खूबसूरत तरीका, दुनिया का सबसे खूबसूरत, और ये एक वो चीज़ है, अगर आप मुझसे कभी पूछो कि मुझे कोई एक चीज़ बतानी हो, एक चीज़, मतलब ये पॉडकास्ट हो 1.5 मिनट का और आपको 1.5 मिनट की बात आप कर दीजिए, एक चीज़ बता दो, तो मैं कहूँगा शुक्र करो उस ऊपर वाले का, जिसको आप मानते हो, भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, परमात्मा, जो नाम दे दो, लेकिन उस डिवाइन सुप्रीम बीइंग का शुक्र कीजिए। क्योंकि जब भी जिस चीज़ का हम शुक्र करते हैं ना, वो चीज़ हमारी ज़िंदगी में बढ़ती है। अगर मेरी ज़िंदगी में क्या कमी है, मैं उस पर फोकस करूँगा तो और कमी होने वाली है। अगर मेरी ज़िंदगी में क्या है, उस पर फोकस करूँगा तो और मिलने वाला है। क्योंकि ये साइंस बोलता है, क्वांटम फिजिक्स बोलता है, वेयर योर अटेंशन गोज़, वेयर योर एनर्जी गोज़, अटेंशन गोज़, एनर्जी फ्लोज। जहाँ पर भी आपका अटेंशन जाएगा, सारी एनर्जीज वहीं पर जाने लगती हैं, पूरा ध्यान, पूरी चेतना, सब कुछ वहाँ केंद्रित हो जाता है। तो अगर आपका पूरा ध्यान है, शुक्र कर, वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या दिन है, क्या एसी, क्या आराम से बैठे हैं, क्या छोटी छोटी चीज़ों का शुक्र नहीं अदा कर सकते हर मोमेंट के लिए। खाना खाया, मेरे पापा कई बार, अब वो है नहीं और मुझे उनकी बहुत चीज़ें, मतलब कई बार ऐसी याद आती हैं, और कई चीज़ें ऐसी याद आती हैं। मेरे पापा खाना खाते थे ना, तो खाना खाने से पहले शुक्र करते थे, हाथ जोड़ते थे, खाना खा लेते थे तो कहते, मैं कहा यार ये खाना खा के, मैं कहा मुझे कभी समझ में नहीं आया। कई बार कुछ लोग चले जाते हैं दुनिया से, तो उनकी बहुत सी चीज़ें समझ में आ रही होती हैं, तो मुझे आज समझ में आता है कि वो कितनी बड़ी चीज़ थी कि खाना भी मिल रहा है, इसका भी शुक्र है। क्योंकि मेरे साथ मैंने लाइव एक जगह पर देखा, मैं दिल्ली में था, कनॉट प्लेस में जा रहा था, तो इनर सर्कल है, वहाँ पर एक जगह आती है, रेड लाइट है, कॉर्नर पर ना मैकडॉनल्ड्स है।
शाम के टाइम ना वहाँ बहुत जाम, बहुत मतलब ऐसा मिंटो ब्रिज की तरफ मुड़ना होता है, इतना भयंकर बुरा हाल होता है वहाँ पे। मैं स्टक हूँ वहाँ, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, मैं बैठा हूँ आराम से, और मैंने ऐसे बाहर देखा, कॉर्नर पे मैकडॉनल्ड्स है, 2 लड़के अंदर से आए, उन्होंने बर्गर वर्गर कुछ खाया होगा, बाहर डस्टबिन था, उन्होंने डाला और निकल गए। इतने में एक लड़का आया, छोटा सा थैला सा उसने टांगा हुआ, भागा, उसने हाथ अंदर डाला, उसने वो बर्गर निकाला, बर्गर खाने लगा। आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे, मैं वो चीज़ याद करता हूँ। और वो इतना खुश हो के उसको खा रहा था। उस दिन मुझे उसको देख के रियलाइज हुआ, मैं कहा शुक्र है, पता नहीं किसी जन्म में मैं भी ये हूं और मैंने ऊपर वाले को गुहार लगाई हो यार, और मेरी तरह कोई ऐसा शॉफर ड्रिवन कार में बैठ के जा रहा हो, आराम से यहां से निकल रहा हो, और मैं भी ऐसा कुछ उठा के खा रहा हूं, और मैंने कहा भगवान ये जिंदगी दे दो, और ऊपर वाले ने दे दी हो, और आज मैं कंप्लेंट कर रहा हूं यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तुमने ये नहीं दिया, तुमने क्या पता मैं वो बच्चा हूं और आज मेरी मांगी मुराद मुझे मिल गई हो, पूरी हो गई हो, और मैं फिर कंप्लेंट मोड में हूं। उस दिन समझ में आया शुक्र की बहुत बड़ी ताकत है, जो आपके पास है उसका शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि कई बार न समय रहता है न लोग रहते हैं, आप चाह कर के भी शुक्र अदा कर नहीं पाते, चीज़ें छूटती चली जाती हैं और आप पीछे रह जाते हैं। ज़िंदगी में जो है, मैं तो कई बार मजाक में भी ये बात बोल देता हूँ, मैं कहता हूँ सुबह उठ गए हो, इसी चीज़ का शुक्र कर लो, क्योंकि 3.5 लाख लोग सोते सोते चले गए हैं, हैप्पी बर्थडे हो गया परमानेंट, आप उठे, ऊपर वाले ने मौका दिया, उठो, सबसे पहले हाथ जोड़ो, वाह भाई वाह, शुक्र, एक दिन और मिला, खाना मिला, शुक्र, लोगों के पास खाना नहीं है, डस्टबिन में से निकाल कर खा रहे हैं, छत है, शुक्र कि मुझे छत मिली, लोग, अखबार में न्यूज़ आती है जी, लोग लू लगने से मर गए, ठंड में इतने लोग मर गए, हम तो नहीं मरते, शुक्र नहीं है। तो एक एक मूवमेंट पे आप चाहो तो मतलब जो चीज़ देखता हूँ मुझे ऐसे लगता है शुक्र है, शुक्र। तो ये अब ऐसा एंकर हो गया हुआ है इतना ज़्यादा, तो मुझे लगता है ये वो चीज़ है जिसने मेरी ज़िंदगी को बदला। और अगर यकीन ना हो, कोई भी व्यक्ति इसको सुन रहा हो, ज़िंदगी में बड़े से बड़ा चैलेंज हो, एक चीज़ अपनी ज़िंदगी में कर करके देख लीजिए कि जो नहीं है उसको छोड़ दो, जो है उसका शुक्र अदा करना शुरू कर दो, आपकी ज़िंदगी में जो नहीं भी है वो भी आने लगेगा। इस बात का भी मैं दावा करता हूँ, क्योंकि जहाँ आपका अटेंशन जाता है सारी एनर्जीज़ वहाँ फ्लो करने लगती हैं, ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है सिर्फ एक चीज़ से। एक लास्ट सवाल अब मैं आपसे पूछूंगी अनुराग जी, क्योंकि ये जो मेरा पूरा पॉडकास्ट रहता है ना, तो टेक ऑफ हमने किया, जर्नी बड़ी अच्छी रही, अब लैंडिंग का वक्त हो गया है, तो मुझे आप ये बताएं, क्योंकि आपने कहा कि अगर हम शेम की बात करें और उसको 20 रेटिंग दी गई है, तो 700 पर है शुक्र अदा करना, तो क्या सीधे अगर मैं 20 पे हूँ, ये आखिरी लैंडिंग वाला सवाल मेरा है, और आज से मैंने शुक्र अदा करना शुरू कर दिया, तो वो 20 से 700 पर पहुंच जाएगा, या बीच के कुछ और चरण भी हैं जब तक उसको क्रॉस नहीं किया, भाई फर्स्ट के बाद सेकंड में बच्चा पहुंचता है, थर्ड में, फोर्थ में, क्या सीधा मैं 700 तक पहुंच जाऊंगी? बहुत बहुत ब्यूटीफुल सवाल, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है आपका। मैं यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि सर डेविड हॉकिंस ने ना उसमें बहुत अलग अलग स्टेप्स बताए हैं, जिसमें सबसे मेजर 2 स्टेप्स उन्होंने बताए हैं। एक उन्होंने बताया है लगभग 250 के लेवल पर न्यूट्रलिटी, जब आप न्यूट्रलिटी के उसमें आते हैं, ना आप लोअर फ्रीक्वेंसीज़ में हैं ना आप हायर फ्रीक्वेंसीज़ में हैं, वो है करेज, कि आपको शुक्र अदा करने के लिए भी ना करेज करना पड़ेगा। आप यकीन मानिए, आप और मैं तो शायद इस बात को महसूस ना कर सकें, लेकिन 90% लोग अभी भी ऐसे होंगे इसको सुनने के बाद भी अंदर से करेज नहीं आएगा, क्योंकि उनको लगा किस चीज़ का शुक्र, ये खराब चल रहा, वो तुम्हें क्या पता, बैठ के बोलना बड़ा आसान है, सोफा बड़ा कंफर्टेबल सा लग रहा है, फ़ोन तुम्हारे पास बढ़िया, ये सब, ये तो बड़ा आसान। करेज नहीं बिल्ड कर पाएंगे, और ये लग रहा होगा कि ये बातों से डिसएग्री कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो करेज बिल्ड नहीं कर रहे। तो अगर आप वो सबसे पहले करेज बिल्ड करते हैं कि मुझे इस नीचे के लोअर इमोशन से निकलना है, उसके लिए करेज बिल्ड करना पड़ता है। और वो करेज कहाँ से बिल्ड होता है? जब आप स्मॉल स्टेप्स लेते हो। उन्होंने ये नहीं बोला कि आप एकदम से रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर लोगे, नहीं, उन्होंने कहा स्मॉल स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप क्या है? करेज, वो न्यूट्रल पे आपको लेके आता है। दूसरा, ग्रैटिट्यूड तक पहुंचने के लिए दूसरा उन्होंने एक बहुत ब्यूटीफुल स्टेप बोला है, उन्होंने बोला लव। लव इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्रीक्वेंसी वन कैन एक्सपीरियंस। और मैंने तो लव पर इतनी ब्यूटीफुल बुक्स पढ़ी। अभी कुछ टाइम पहले मतलब मेरी ज़िंदगी में जिस बुक ने बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाया वो थी डॉक्टर बर्नी सीगल, हुए एक बहुत बड़े सर्जन हैं, उनकी बुक है लव मेडिसिन मिरेकल। उन्होंने बहुत से लोगों के एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि कैसे लोगों ने भयंकर भयंकर बीमारियों को भी कॉन्कर किया सिर्फ लव की फीलिंग्स को डेवलप करके। और हमारा जो इवेंट होता है नो दैट सेल्फ, उसमें भी हमारे 2 डेडिकेटेड मेडिटेशंस होते हैं लव बेस्ड,
जहां पर हम सिर्फ लव को एक्सपीरियंस करते हैं और फिर हम ग्रैटिट्यूड पर पहुंचते हैं। मैं कई बार लोगों को पूछता हूं हैप्पीनेस में या लव में जाने के लिए, मैं उनको पूछता हूं कि कोई मुझे इंसिडेंट्स बताइए जो आपको पुराना याद आ रहा है, जिससे आपको मतलब बच्चों जैसी खुशी और एकदम ऐसा आप कब थे, इतना खुश, इतनी मोहब्बत कब थी। आप यकीन नहीं मानोगे, 90% लोग, अगर उनकी उम्र 40 है, 30 है, 50 है, 80, हर एज ग्रुप के लोग आते हैं, वो सीधा बचपन में पहुंच जाते हैं। बीच की कोई मेमोरी नहीं है लव और हैप्पीनेस की। वो मेमोरीज हैं जब मम्मी ने गोदी में उठाया था, पापा मार्केट ले गए थे, मैं कुछ जिद कर रहा था, पापा ने दिलाया था, मैं वहां खड़ी थी, पापा मेरे सिर पे, वो वहां पहुंच जाते हैं। वहां से यहां तक लव की फीलिंग गायब है। दूसरा ब्यूटीफुल स्टेप, लव। और लव को भी उन्होंने, जैसे आचार्य रजनीश ने इसको बहुत खूबसूरती से डिफाइन किया ना, कि लव का भी जो प्योरेस्ट फॉर्म है वो है कंपैशन, करुणा। और करुणा को उन्होंने कैसे बताया, जैसे कई लोग आते हैं वो बोलते हैं आई लव यू, आई लव, मतलब कई लोग आपस में भी एक दूसरे को आई लव यू, आई लव यू। आचार्य रजनीश ने बड़ा खूबसूरती से इसको डिफाइन किया। उन्होंने कहा इसका मतलब है कि आधे से ज़्यादा लोगों के लिए लव का मतलब है मालिक होना। आई लव यू सो आई ओ यू, मैं तुम्हारा मालिक हो सकता हूं अब। इसीलिए उन्होंने बोला बहुत से रिलेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्योंकि रिलेशन में एक ही दौड़ लगी हुई है कि कौन किसका मालिक। मैं तुम्हारा मालिक हो जाऊं, तुम मेरे मालिक हो जाओ, या मैं तुम्हारा मालिक होने की दौड़, आज़ाद होने की दौड़। तो लव का भी ब्यूटीफुल फॉर्म है करुणा, कंपैशन। एक इंसान चिकन को देखता बोलता आई लव चिकन, एक इंसान फूल को देखता बोलता आई लव फ्लावर, ये तोड़ लेता हूं, मंदिर जा रहा हूं, श्री हरि के चरणों में चढ़ोगे तुम क्या जीवन पाओगे। और वहीं एक इंसान उसको देखता है, उसको हाथ से छूता है, उसको मोहब्बत करता है, उसको सहलाता है और उसको बोलता है खिले रहो, एक दिन की जिंदगी है, जी लो मजे से, तुम खिले हुए बहुत खूबसूरत लग रहे हो। करुणा, आप उसका पोजेशन नहीं चाहते हो, आप उसको खुश देखना चाहते हो, आप उसको हैप्पी फ्लरिश देखना चाहते हो। आप ये नहीं चाहते कि ये तोड़ के मेरे पास आ जाए बिकॉज आई लव यू, नहीं, मैं इसके प्रति करुणावान हूं कि इसको एक दिन का जीवन मिला, खिला रहा है, और उसके बाद जो मोहब्बत डेवलप होती है। तो लोग जब उस करुणा को एक्सपीरियंस करते हैं, तो मैं कहता हूं लोगों के प्रति करुणा को एक्सपीरियंस कीजिए, लव को एक्सपीरियंस कीजिए, कंपैशन को एक्सपीरियंस कीजिए। आपको 10 बार आप खाना खाने जाते होंगे, आपने 100 रुपये 500 रुपये का भी नोट टिप में दिया होगा, लेकिन जिसने खाना खिलाया एक बार उसको धन्यवाद जरूर बोल दो, थैंक यू भैया। वो 50 लोग 500 रुपए देके गए होंगे, वो याद नहीं रखेगा, आपको याद रखेगा, आपने एक बार उसको थैंक यू बोल दिया, अगली बार पहचान लेगा कि आप उसको धन्यवाद बोल करके गए थे। आप ऑटो से उतरे, आपने कहा थैंक यू सो मच भैया। आपने किसी से भी मिले, आपने उसको शुक्र, थैंक यू दी, आपने एक किस्म से क्या किया है, आपने करुणा शो की है उसके प्रति कि जो तुम काम कर रहे थे इसके लिए मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ, धन्यवाद देता हूँ। तो वो आपको याद, तो कितना ब्यूटीफुल इमोशन नहीं है। उसके माइंड में भी हायर फ्रीक्वेंसीज आई, आप भी एलिवेट हुए, बहुत ब्यूटीफुल। करेज कीजिए सबसे पहले इन बंधन को तोड़कर बाहर निकलने का। दूसरा, मोहब्बत, करुणावान बनिए कि जब आप थोड़ा सा भी मोहब्बत देने लगते हैं, दूसरों को प्यार बांटो, प्यार दो। इसीलिए मैं अक्सर बोलता हूँ कि गुलाब बांटने वाले के हाथ में खुशबू रह ही जाती है, जो मोहब्बत बांटता है उसको वो 10 गुना होकर के वापस मिलती है। और यही दुनिया का सिद्धांत है जिसको लॉ ऑफ कर्मा कहा गया। इसी को जीसस ने द लॉ ऑफ रीपिंग एंड सोइंग बोला, जो बोएंगे वो काटेंगे, जो बांटेंगे वो मिलेगा। मोहब्बत बांटेंगे, हर चीज़ से मोहब्बत आएगी, अच्छा बांटेंगे, शुक्र बांटेंगे, हर चीज़ से वापस आएगा। थोड़ा सा करेज, थोड़ी सी मोहब्बत, और उस ऊपर वाले का शुक्र करते रहिए, और फिर देखिए ज़िंदगी में कैसे चेतना का स्तर नहीं बढ़ता, और एक जन्म में ना बढ़ जाए तो कह दीजिएगा। बहुत शानदार अनुराग जी। और मुझे लगता है इस एक पॉडकास्ट में हमने बिगनिंग से लेकर के एंड तक सारे स्टेप भी समझ लिए। मुझे तो कम से कम ये समझ में आया, और इन चीज़ों को जीवन में उतारना बहुत मुश्किल भी नहीं है। अगर है तो अनुराग जी हैं आपके पास, आप कमेंट में बताइए कि वो कौन सा स्टेप है जो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। हालांकि उस मुश्किल को आसान कैसे करना है अनुराग जी, ये भी आपने बखूबी समझाया है। उम्मीद मैं यही करती हूँ कि पॉडकास्ट हमारा सार्थक तभी होगा जब इन बातों को आप न सिर्फ समझेंगे बल्कि जीवन में उतारेंगे भी। थैंक यू सो मच अनुराग जी। और मेरी जर्नी तो बहुत हैपनिंग रही, किसी तरह की कोई क्रैश लैंडिंग नहीं, कोई हर्डल्स नहीं। अब मैं यही उम्मीद करती हूँ कि हमारे व्यूवर्स के साथ भी ऐसा हो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपसे मिलती रही, जो हमने एक्सचेंज किया, वो वाकई बहुत ब्यूटीफुल था। लेकिन उसके साथ जैसे आपने बोला कि क्या चैलेंजेस सब लोग फेस कर रहे हैं, वो जो क्वेश्चन जो पूछना चाहते हैं वो भी पूछें। लेकिन इसके साथ मैं चाहूँगा कि आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, वो एक चीज़ ये भी ज़रूर कमेंट करके यहाँ पर बताएं कि ये जितनी बातें मैंने की, इनमें से कौन सी चीज़ वो ऑलरेडी कर रहे हैं या करने वाले हैं।
क्या वो आज से शुक्र करने वाले हैं? क्या वो आज से मोहब्बत को बांटने और फैलाने वाले हैं? क्या वो आज से ये करेज करने वाले हैं कि नहीं, इस बंधन को तोड़ करके आगे निकलना है? क्या वो अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट होने वाले हैं खुद को जानने के लिए? तो इसका मुझे भी इंतज़ार रहेगा। मैं भी देखूंगा कि कितने लोग हैं जो वाकई इस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करने वाले हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू अनुराग जी। नमस्कार, मेरा नाम अंकिता मिश्रा है। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ। यहाँ आके वाकई इतना अच्छा लगा। नो दाई सेल्फ नाम में ही इतना ज़्यादा पार है कि लगता है कि नहीं, ये सच में इसी चीज़ की खोज थी। खुद को ही खोजना था, खुद को ही जानना था। अनुराग सर से पहली बार उनको सामने देखा तो बस लगा नहीं, कुछ तो है कुछ तो है जो बहुत ही अच्छा मिलने वाला है, पॉजिटिव है। और नहीं, यही सब कुछ मैं ढूंढ रही थी जो मुझे बस मिलेगा। तो जैसे ही उनके सेशन स्टार्ट हुए, उन्होंने बोलना शुरू किया। Remember one thing, emotion is the language of your brain and feeling is the language of your body. You have stored certain emotions and feelings in your mind and body. उनकी आवाज़ में ही वो बात है कि नहीं, आप एक बार सुनना शुरू करोगे, आपको लगे एंड तक पूरा सुनो। और इतने अच्छे से वो सारी चीज़ें एक्सप्रेस करते हैं। बहुत सारी क्रियाएं उन्होंने कराई। तो 7 चक्रास ध्यान उन्होंने बहुत कराए जो 2 दिन। तो उसमें मुझे इतनी अच्छी फील्स आई, और जो भी मेरे अंदर कुछ भरा था, बहुत ही कंफ्यूज माइंड था, बहुत कंफ्यूज बॉडी थी। तो ये कंफ्यूजन सारा निकलता चला गया। मतलब अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, पता नहीं खुशी के आंसू आ रहे हैं कि दुख के आंसू आ रहे हैं, बस आ रहे हैं, बस वो निकलते ही जा रहा था। पहले तो नेगेटिविटी पूरी उन्होंने बॉडी से बाहर दी। फिर उसके बाद उन्होंने पॉजिटिविटी बॉडी के अंदर डाली, और फिर वो जो फीलिंग थी हैप्पीनेस की, लव की, ग्रैटिट्यूड की, तो वो स्पीचलेस, आई एम स्पीचलेस। मैं नहीं बता सकती। मैं बस इतना कहूँगी कि सबको यहाँ आना चाहिए और सबको ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाहिए लाइफ में। और जो एक साइंस का और स्पिरिचुअलिटी का जो कॉम्बिनेशन जो सर का है, बहुत अच्छा। तो नए एज के लिए भी और जो हमारे पुराने लोग हैं उनके लिए भी समझने में बहुत ही अच्छी चीज़ें आती हैं, और इसको ज़रूर अटेंड करना चाहिए। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, कि 2 दिन और बाकी हैं मुझे बोलने के लिए, समझने के लिए। आई एम वेरी एक्साइटेड। थैंक यू नो दाई सेल्फ, और थैंक यू अनुराग सर। मैं नेक्स्ट सेशन में भी ज़रूर आना चाहूँगी। मैं तो हर सेशन अटेंड करना चाहूँगी